नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर तथ्यसार में एक नई वीडियो। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश का इतिहास डिस्कस करेंगे। आप सब जानते हैं कि इतिहास को हम अपनी सुविधा के लिए 3 कालों में बांट करके पढ़ते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का इतिहास। दोस्तों, इसी हिसाब से हम उत्तर प्रदेश के इतिहास को भी डिवाइड करेंगे तीनों कालों में। सबसे हम पहले उत्तर प्रदेश का योगदान प्राचीन काल के इतिहास में देखेंगे, उसके बाद मध्यकाल में, फिर थोड़ा सा उत्तर मध्यकाल को भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम आधुनिक भारत के इतिहास में भी उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है उसको हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो इस चैप्टर से आपको 2 से 3 वीडियोस मिलने वाली हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के एग्जाम में जो भी सवाल आएंगे, ये कंटेंट बेहतरीन साबित होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के प्राचीन काल के इतिहास की बात करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ रिसेंटली चैनल पर पोस्टेड वीडियोस के लिंक लगा रखे हैं, आप लोग लिंक जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए उत्तर प्रदेश का इतिहास प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में दोस्तों गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था। मध्य देश, आधुनिक नाम उत्तर प्रदेश, में कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल महाजनपद स्थापित थे। महाजनपद से मैं बता दूं अर्थ क्या है कि आज जैसे हम भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान अपडेट के अनुसार देखते हैं, वैसे ही प्राचीन भारत के इतिहास में भारत को 16 महाजनपदों में डिवाइड करके देखा जाता था, यानी कि 16 राज्य हुआ करते थे भारत के अंदर। आप ऐसा समझ सकते हैं, महाजनपदों को राज्य के सेंस में पढ़ सकते हैं। जिन 16 राज्यों में यानी कि 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल, ये सब महाजनपद उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र था वहां पर स्थापित थे। उत्तर वैदिक काल संस्कृति का मुख्य केंद्र दोस्तों मध्य देश था, यानी कि उत्तर प्रदेश था। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकर्ताओं के रास्ते में पड़ने के कारण दिल्ली और पटना के बीच के उपजाऊ मैदान का हिस्सा होने के कारण उत्तर प्रदेश के इतिहास का उत्तर भारत के इतिहास से अभिन्न संबंध है। आप जानते हैं कि उत्तर भारत का जो गंगा का मैदान है वो दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र हमारे ही पास है, यानी कि उत्तर प्रदेश के पास है। तो इस सेंस में जब आक्रांता आते थे उस उत्तर पश्चिमी भारत से भारत में प्रवेश करते थे, उसके बाद उनको पूर्व की तरफ जाना पड़ता था, तो रास्ते में सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान पड़ता था उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर संसाधनों की भरमार थी, तो उनके लिए काफी सुलभ हो जाता था युद्ध को निरंतरता प्रदान करना। यहाँ से उनको खाद्यान्न वगैरह अच्छे से उपलब्ध हो जाते थे। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश जो है भारत के इतिहास से काफी अभिन्न संबंध रखता है। दोस्तों, अब ये रही कुछ इतिहास से संबंधित उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ मूल बातें। अब हम प्राचीन काल के इतिहास से प्रारंभ करते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास को, और जो है विस्तार पूर्वक हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपसे छोटे छोटे कंटेंट डिस्कस करूंगा मैं, और उन कंटेंट्स को आप लोग रेडी रखिएगा क्योंकि इसी तरह के कंटेंट जो है एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले, कौन कौन से स्थल हैं। तो मेरठ और सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो सवाल कैसे बनेगा आपसे कि उत्तर प्रदेश के किन स्थलों से ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा मेरठ और सहारनपुर। आई होप आपको सवालों का जो प्रकार है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरह के सवाल आपसे इस कंटेंट से जो आप पढ़ रहे हैं वहां से पूछे जाएंगे, क्या डिमांड होगी एग्जाम की। उत्तर प्रदेश में दोस्तों ताम्रकांस्य संस्कृति के साक्ष्य आलमगीरपुर यानी कि मेरठ, जो कि हिंडन नदी के तट पर स्थित है, आलमगीरपुर, मेरठ, बड़ा गांव और हुलास, जो कि दोनों सहारनपुर में स्थित है। यहां से हमें ताम्रकांस्य संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, जो कि आधुनिक मेरठ है, जो कि हिंडन नदी के तट पर स्थित है, और बड़ा गांव और हुलास, ये दो और क्षेत्र दोनों सहारनपुर में स्थित हैं। यहां से हमें ताम्रकांस्य संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। और हड़प्पा संस्कृति का जो सबसे पूर्वी स्थल है दोस्तों वो आलमगीरपुर ही है, जो कि आज का मेरठ है। उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक संस्कृति के उत्तरी काले चमकदार पात्र के अवशेष मिलते हैं, यानी कि NBPW प्रकार के जो भांडों के मृद भांडों के साक्ष्य थे
वो उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के साक्ष्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करके ये देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये उत्तरी काले चमकीले पात्र के अवशेष यहाँ पर उत्तर प्रदेश से मिलेंगे, जो कि उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के साक्ष्य होते हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहां कहां से मिलेंगे? तो पाषाण काल के भी साक्ष्य उत्तर प्रदेश से मिले हैं। कहां कहां से? सोनभद्र से, मिर्जापुर से, प्रयागराज जिले के बेलन घाटी से, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी से तथा चंदौली के चकिया नामक जो पुरास्थल वहां पर खुदाई की गई, वहां से हमें पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दोस्तों बेलन नदी घाटी के पुरास्थलों की जो खोज है, उसकी खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे GR शर्मा जी, उनके निर्देशन में बेलन घाटी स्थल की खुदाई की गई थी। बेलन घाटी के दोस्तों लोहदा नाला नामक पुरास्थल से प्राप्त पाषाण उपकरणों के साथ साथ अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी यहाँ पर प्राप्त होती है बेलन घाटी से। दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी दे दूं आपको, बेलन घाटी का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज जिला है, प्रयागराज जिले की काफी सुदूर जिले से दूर, यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित प्रयागराज की एक तहसील है कुरांव। उसी कुरांव तहसील के अंतर्गत ये बेलन घाटी वाला क्षेत्र पड़ता है। और वहां पर मेरा एक फ्रेंड है, वहां पर मैं कोशिश करूंगा कि अभी एग्जाम वगैरह हो जाए तो बेलन घाटी का क्षेत्र आपको वीडियो के माध्यम से भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों वहां पर चावल का पहला साक्ष्य भी मिला था, ठीक है, तो वो सब क्षेत्र मैं दिखाऊंगा। फिलहाल ये हम इतिहास डिस्कस कर रहे हैं, तो ज्यादा इतर चीजों की बात करेंगे तो हम टॉपिक से थोड़ा भटक जाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के प्रायः सभी उपकरण क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित है। इन स्थलों के साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन्हें आग, कृषि कार्य, गृह निर्माण आदि का ज्ञान नहीं था, जबकि कुछ मात्रा में पशुपालन से परिचित होने के साक्ष्य इनके मिलते हैं। ठीक है, कहा के पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के लोगों के संबंध में ये बात आपको कही जा रही है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों इतिहास में अभी तक जो डिस्कस किया गया आपको समझ आया होगा। थोड़ा और आगे चलते हैं, इतिहास को देखते हैं। दोस्तों मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थिपंजर के कुछ अवशेष कहां से मिले? प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय से और मैदहा, ये दो स्थलों से मध्य पाषाण कालीन मानवों के अस्थि पंजर के अवशेष प्राप्त होते हैं, जो कि एक प्रतापगढ़ जिले का दो स्थल है, सराय नाहर राय और मैदहा। याद रखिएगा अस्थि पंजर के अवशेष यहां से मिल रहे हैं मध्य पाषाण काल के। सराय नाहर राय से दोस्तों 14 शवाधान मिले हैं, जिनमें मृतक का सिर पश्चिम दिशा की ओर है। जब दफनाते हैं लोगों को, तो यहाँ पर मृतक का सिर सराय नाहर राय से पश्चिम दिशा की ओर होने का साक्ष्य प्राप्त होता है। सराय नाहर राय से 8 गर्त चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये सराय नाहर राय और महदहा जो पुरास्थल है, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों प्रयागराज जिले की मेजा तहसील के चौपानी मांडो नामक पुरास्थल से झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त होते हैं। प्रयागराज जिले के अंतर्गत एक मेजा तहसील है, जहां का एक पुरास्थल है चौपानी मांडो, वहां से हमें झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि चौपानी मांडो जो पुरास्थल है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो याद रखिएगा प्रयागराज जिले में। उत्तर प्रदेश के दोस्तों मैदहा पुरास्थल से अन्य उपकरणों के साथ साथ सिल लोढ़ा, गर्त चूल्हे, सवाधान, अस्थि एवं आवास के साक्ष्य मिले हैं। तो महदहा कहाँ है? तो प्रतापगढ़ जिले में है, याद रखिए। दमदमा जो कि प्रतापगढ़ जिले का एक और पुरास्थल है, यहाँ से हड्डी और सींग के उपकरण एवं आभूषण, गर्त चूल्हे और 41 समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दोस्तों नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल प्राप्त हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित एक स्थल है लहुरा देव। लहुरा देव का क्या है दोस्तों? यहां से हमें भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है संत कबीर नगर। यहाँ पर एक स्थल है, पुरास्थल है लहुरा देव। ठीक है, लहुरा देव से दोस्तों 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, लहुरा देव से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हमें याद रखिएगा। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोजों के अनुसार
के पूर्व दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि वाला जो स्थल था वो मेहरगढ़ था, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से दोस्तों 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल दोस्तों कोलडिहवा है, जो बेलन घाटी अभी हम पढ़ रहे थे। यहाँ पर कोस्ट में आपको दिखा भी है कि प्रयागराज जिले की जो बेलन घाटी के तट पर स्थित जो कोलडिहवा है, यहाँ पर प्राचीनतम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा जो है पूरा स्थल हमें प्राप्त हुआ है, कहाँ कोलडिहवा में, जो कि हम अभी कुराऊं उत्तर जो प्रयागराज की कुराऊं तहसील है वहां की बात कर रहे थे, तो कोलडिहवा वहीं पर स्थित है। दोस्तों मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़ से उत्खनन में नवपाषाण काल के औजार और हथियार भी हमें प्राप्त होते हैं। आलमगीरपुर से हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त होती हैं। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को आलमगीरपुर प्रकट करता है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हड़प्पा काल का सबसे पूर्वी जो पूरा स्थल है, पूर्वी सीमा जो बनाता है वो आलमगीरपुर ही है। यहाँ से दोस्तों आलमगीरपुर से कपास के उपजाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। 16 महाजनपदों में से दोस्तों 8 महाजनपद मध्य देश यानी कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित थे, जिनके नाम पहले भी शुरू में भी उल्लेख किया गया था। यहाँ पर भी देख लीजिए, तो ये 8 महाजनपद कौन कौन से हैं? कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल। दोस्तों कौशल महाजनपद जो है अवध क्षेत्र में स्थापित है, जिसमें उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत जो कि अयोध्या है, दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती जो कि श्रावस्ती जिले का सहेत महेत जो स्थल है वहां पर जो है राजधानी उत्तरी जो कौशल महाजनपद था वो दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती जो कि सहेत महेत पड़ता है। दोस्तों सतपथ ब्राह्मण जो कि ऋग्वैदिक एक ग्रंथ है उसकी बात करें तो सतपथ ब्राह्मण काल में दोस्तों कौशल यानी कि अवध का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। कुरु महाजनपद में दोस्तों मेरठ से दिल्ली तक विस्तृत था कुरु महाजनपद, याद रखिएगा, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ एवं तथा हस्तिनापुर थी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक इतिहास समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आइए अब उत्तर प्रदेश के जो ऐतिहासिक स्थल हैं थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों का आपको एक मैप दिख रहा होगा। इस मैप को हम आइए थोड़ा सा विस्तार पूर्वक डिस्कस करते हैं और ये मैप आप लोग ध्यान रखेंगे तो काफी कुछ उत्तर प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले उत्तरी जिले से शुरू करते हैं जो कि सहारनपुर है। सहारनपुर में हमें दोस्तों देवबंद और हुलास दो स्थल देखने को मिलते हैं। देवबंद को दारुल उलूम संस्थान के नाम से जाना जाता था और हुलास जो है कि एक उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है सहारनपुर जिले का। उसके बाद आते हैं मेरठ में। मेरठ से हमें सरधना नाम की एक जगह मिल जाती है जो कि बेगम समरू द्वारा निर्मित यहाँ पर एक चर्च है। आलमगीरपुर जो कि हड़प्पा का सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल था और हस्तिनापुर जो कि कौरवों की राजधानी थी आपको मेरठ में ही देखने को मिल जाएगी। अब थोड़ा सा मथुरा की तरफ बढ़ते हैं। मथुरा दोस्तों सूरसेन महाजनपद की जो है वो मथुरा की राजधानी जो है सूरसेन थी। ठीक है, और यहाँ पर द्वारिकाधीश नाम का एक मंदिर आपको मिलेगा। आते हैं अब बरेली में। बरेली में दोस्तों बरेली में जो है बरेली अहिछत्र थी जो कि उत्तरी पांचाल की राजधानी हुआ करती थी। बदायूं में आते हैं दोस्तों। बदायूं जो है अब्दुल कादिर बदायूनी की जन्मस्थली है जो कि और शेख निजामुद्दीन औलिया की भी जन्मस्थली बदायूं ही है। तो बदायूं इस सेंस में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब्दुल कादिर बदायूनी की जन्मस्थली है और शेख निजामुद्दीन औलिया भी यहीं पर पैदा हुए थे, तो याद रखिएगा। अब शाहजहांपुर में आते हैं तो शाहजहांपुर में दोस्तों बांसखेड़ा ताम्रपत्र यहाँ से प्राप्त होता है। एटा से दोस्तों हमें अतरंज खेड़ा जो है एक पुरा स्थल है हड़प्पा कालीन जो कि एटा में ही मिलता है। आगरा में आएंगे तो आगरा में दोस्तों आपको बुलंद दरवाजा और जोधाबाई का महल देखने को मिलेगा और फतेहपुर सिकरी यहाँ पर है और आगरा का किला भी है, ताजमहल भी है, सामूगढ़ भी है और सिकंदरा है एक स्थल है आगरा के अंदर जहां पर अकबर का मकबरा आपको देखने को मिल जाता है। फिर आगे चलते हैं नेपाल के बॉर्डर पे। नेपाल के बॉर्डर पे आपको लखीमपुर खीरी मिलेगा। तो लखीमपुर खीरी में सूरत भवन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। सीतापुर जिले में चलेंगे तो सीतापुर जिले को दोस्तों नैमिषारण्य जो है इसका पुराना नाम है, जहां पर महर्षि दधीची ने जो है तपस्या करके अपनी अस्थियां जो है देवासुर संग्राम में एक अस्त्र बनाने के लिए जो है दान की थी।
श्रावस्ती आता है दोस्तों, नेपाल के बॉर्डर को टच करता है। श्रावस्ती को सहेत महेत और जेतवन विहार तथा मखली गोशाल की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। फिर चलेंगे हम सिद्धार्थनगर, तो सिद्धार्थनगर में हमें वंशी पैलेस और कपिल वस्तु जो कि बौद्ध स्तूप यहाँ पर प्राप्त होता है, ये यहाँ पर ये स्थल देखने को मिल जाएगा। संत कबीर नगर से दोस्तों आपको मगहर नाम का एक स्थल आपको याद ही होगा, जो कि संत कबीर जो थे उनकी समाधि यहाँ पर मिलती है मगहर में। उसके बाद दोस्तों कुशीनगर में आपको महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल प्राप्त होगा। जौनपुर से आपको अटाला मस्जिद, झांझरी मस्जिद और शाही पुल के साक्ष्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर पूर्वी तरफ गाजीपुर में आपको भीतरी स्तंभ लेख और जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, वहां उनका मकबरा भी देखने को मिलेगा। फिर वाराणसी से दोस्तों आपको सारनाथ, जो कि बुद्धा का प्रथम सरमन यहाँ पर उन्होंने दिया था। मिर्जापुर में आपको चुनार का किला देखने को मिलेगा। प्रतापगढ़ में आपको सराय नाहर राय और महदहा, जो कि पुरास्थल थे पाषाण काल के, वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर प्रयागराज जिले के अंदर आपको श्रृंगवेरपुर नाम का एक पौराणिक स्थल मिलेगा। प्रयाग स्तंभ भी यहाँ पर है, प्रयागराज का किला भी है, खुसरो का बाग है, आनंद भवन और प्रतिष्ठानपुर, जो कि झूसी आज हम बोलते हैं, झूसी का पुराना नाम प्रतिष्ठानपुर ही प्राप्त होता है। दोस्तों कौशाम्बी में आपको वत्स राज्य जो उदयन का घोषिताराम विहार आपको यहाँ पर मिलेगा। रायबरेली के अंदर राम विलास पैलेस आपको मिलेगी। फतेहपुर में खजुहा नाम का एक युद्ध स्थल आपको प्राप्त होगा। बांदा जिले में कालिंजर का किला प्राप्त होगा आपको, और अवध की राजधानी जो है लखनऊ होगी। ललितपुर दोस्तों आपको दशावतार, देवगढ़ का दशावतार जो विष्णु मंदिर है, जो कि ईंटों का बना मंदिर है, वो वहां ललितपुर में आपको देखने को मिलेगा। कानपुर नगर से आपको कालपी मिले, जौनपुर का ही, जालौन का ही नाम था, कानपुर नगर नहीं, यहाँ पर कानपुर नगर से हमें भीतर गांव जो है प्राप्त होगा। कन्नौज में आपको जयचंद का किला मिल जाएगा, और जालौन को कालपी बोलते हैं, और यहाँ पर बीरबल का जन्मस्थल और जगमनपुर का किला आपको जालौन में देखने को मिलेगा। झांसी से आपको झांसी का किला और लक्ष्मीबाई का महल जो है झांसी में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये मैप आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और मैप को आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा। काफी कुछ जो है मैप के अंदर इतिहास के संबंध में रिवाइज हो रहा है। और पहले मैप में उतनी चीजें कवर नहीं हो पाई थी, कुछ चीजें छूट रही थी, तो दूसरा मैप भी यहाँ आपके लिए प्रोवाइड कराया गया है। काफी इंपॉर्टेंट होगा, मैप को आप लोग ध्यान से जो है देखिएगा। जब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा इसको। आप उत्तर की ओर चलते हैं तो यहाँ पर बुलंदशहर से आपको जियाउद्दीन बरनी जो है बुलंदशहर से संबंधित है, आपको मिल जाएगा। निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था बदायूं में। अमीर खुसरो का जन्म जो है पटियाली में, यहाँ कासगंज एटा के पास हुआ था। अशफाक उल्लाह खां का जन्म दोस्तों शाहजहांपुर में आपको हुआ था, ये देखने को मिल जाएगा। रामप्रसाद बिस्मिल की भी जन्मस्थली और रोशन सिंह की भी जन्मस्थली शाहजहांपुर ही है। सीतापुर में आपको दोस्तों टोडरमल का जो जन्मस्थल आपको मिल जाएगी, जो कि अकबर के नवरत्नों में से टोडरमल एक थे। टोडरमल की जो भूमि की जो एक अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी, वो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि लहरपुर गांव है सीतापुर में, वो टोडरमल की जन्मस्थली है। हसरत मोहानी का जन्म उन्नाव में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर लखनऊ आपको मिलेगा। लखनऊ में अजीजन बेगम का जन्म और बेगम हजरत महल का विद्रोह 1857 में लखनऊ के अंदर ही हुआ था। गोंडा में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। अयोध्या के अंदर अशफाक उल्लाह खां को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल। राम मनोहर लोहिया का जन्म दोस्तों अम्बेडकर नगर में हुआ था, तत्कालीन फैजाबाद में। और यहाँ पर बलिया के अंदर आपको मंगल पांडे का जन्मस्थल और चित्तू पांडे द्वारा जो 1942 में समानांतर सरकार बनाई गई थी, वो यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। और गोरखपुर में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी। गाजीपुर में दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्मस्थल है, गाजीपुर इसलिए विख्यात है। चंदौली में दोस्तों आपको लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, वो चंदौली से ही थे। दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु भी मुगल सराय चंदौली में ही हुई थी। वाराणसी में दोस्तों आपको कई चीजें मिल जाएंगी। पंडित रविशंकर का जन्मस्थल, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की कार्यस्थली, कबीर का जन्म, बुद्ध का प्रथम उपदेश जो कि सारनाथ का फर्स्ट सरमन ऑफ बौद्धा, आपको यहाँ पर मैंने बताया था। रानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म हुआ था वाराणसी में। रैदास जी का जन्म और गिरिजा देवी जो कि ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका थी, उनका जन्म यहाँ पर हुआ था। प्रयागराज जिले में दोस्तों मदन मोहन मालवीय का और ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, मेजर ध्यानचंद, उनका जन्मस्थल है प्रयागराज जिला। जवाहरलाल नेहरू भी प्रयागराज में ही पैदा हुए। मोतीलाल नेहरू जी की कार्यस्थली थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। चंद्रशेखर आजाद
जी का शहीद स्थल भी प्रयागराज में आपको देखने को मिलेगा। चित्रकूट में आपको तुलसीदास जी का जन्म जहां पर हुआ था, राजापुर, वो स्थल देखने को मिलेगा। फतेहपुर में दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म हुआ था। कानपुर नगर में आपको नाना साहब और अजीजन बेगम की कार्यस्थली दिखेगी और तात्या टोपे द्वारा 1857 में यहीं से विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। महोबा दो वीरों के लिए प्रसिद्ध है, जिनको आल्हा उदल आप लोग आल्हा उदल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर झांसी में दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की कर्मस्थली है और जालौन जो है बीरबल का जन्म स्थल है, जिसको कालपी बोलते हैं। और कन्नौज दोस्तों बाण भट्ट की कर्म स्थली रहा है। तो आई होप ये मैप से आपको काफी कुछ इतिहास के संबंध में क्लियर हो गया होगा। आइए थोड़ा कंटेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पांचाल महाजनपद बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिले में स्थित था। पांचाल महाजनपद के उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वह अहिछत्र थी और दक्षिणी भाग की राजधानी कांपिल्य थी। याद रखिएगा पांचाल महाजनपद के संबंध में ये कंटेंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। वर्तमान मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित सूरसेन महाजनपद की राजधानी जो है दोस्तों मथुरा थी। याद रखिएगा महाजनपदों के संदर्भ में राजधानियां आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। वत्स महाजनपद जिसकी जो कि प्रयागराज का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वत्स महाजनपद के अंतर्गत ही आता था। राजधानी जो है कोशम या वर्तमान कौशाम्बी जो है वो वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। दूसरी तीसरी शताब्दी में दोस्तों कौशाम्बी मगध की राजधानी हुआ करती थी। इस काल में कौशाम्बी ने राजनीतिक और आर्थिक रूप से काफी महत्व प्राप्त किया था। इसे आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जाम के अंदर कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को आद्य नगरीय स्थल कहा जाता है, तो याद रखेंगे कौशाम्बी जनपद को। कौशाम्बी दोस्तों थेर पंथ का प्रमुख केंद्र भी था। इस नगर को हूण नेता तोरमार ने काफी क्षति पहुंचाई थी। हूण नेता जो तोरमार था उसने कौशाम्बी नगर को काफी क्षति पहुंचाई थी। मल्ल महाजनपद जो कि दोस्तों आधुनिक देवरिया और गोरखपुर का जो क्षेत्र है उसकी मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुशीनगर थी। कशिया और पावा जो कि पडरौना बोलते हैं वो मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। कुशीनगर की दोस्तों विस्तृत जानकारी हमें दिव्यावदान, दीघ निकाय, कनिष्क के सिक्कों, फाहियान एवं हिंसांग की यात्रा विवरणों से प्राप्त होती है। कुशीनगर पर दोस्तों हूणों के आक्रमण के भी साक्ष्य मिलते हैं। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। और बौद्ध परंपरा में महात्मा गौतम बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण शब्द से संबोधित किया जाता है। कालसी दोस्तों जो कि उत्तराखंड, जो कि वर्तमान उत्तराखंड है, कालसी से अशोक का 14वां शिलालेख हमें प्राप्त होता है। यहाँ से संस्कृत पदों से उत्कीर्ण ईंटों की एक वेदी प्राप्त होती है जो कि तृतीय शती ईस्वी के शासक सील वर्मन के अश्वमेध यज्ञ का एक स्थल का साक्ष्य हमें यहाँ पर मिलता है। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ था। इसी कारण से उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। याद रखिएगा ये फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों ही जो चीजें थी, घटनाएं थी, वो वैशाख पूर्णिमा को ही घटित हुई थी। इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध का जन्म जो है और ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों एक ही दिन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो इसलिए जो बौद्ध धर्म के अंदर वैशाख पूर्णिमा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। गौतम बुद्ध ने दोस्तों सर्वाधिक काल जो है कौशल राज्य में ही व्यतीत किए थे, सर्वाधिक समय। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र। यहाँ इसमें इन दोनों ग्रंथों से 16 महाजनपदों के साक्ष्य मिलते हैं। याद रखिएगा बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म का भगवती सूत्र। यहाँ इन दोनों ग्रंथों से हमें महाजनपद के साक्ष्य मिलते हैं जो कि 16 महाजनपद थे। दोस्तों चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती या सोथिवती थी जो कि बांदा के समीप स्थित थी। अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है जो कि शुंग काल का एक शासक था। इसके अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का भी उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाए थे। उत्तर वैदिक युग से दोस्तों संबंध जो स्थल है अतरंज खेड़ा जो कि एटा जिले में स्थित है। यहाँ से गैरिक मृदभांड और कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा जो कि 1450 से 1200 ईसा पूर्व की है और चित्रित धूसर मृदभांड की परंपरा भी अतरंज खेड़ा से प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा गैरिक मृदभांड, कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा और चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा जो हमें मिलती है वो उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के अंदर जो है अतरंज खेड़ा नाम का एक पुरास्थल है वहां से प्राप्त होती है। दोस्तों
यहीं से काली चमकीली पात्र परंपरा की संस्कृतियों के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। काली चमकीली पात्र परंपरा कब से कब थी? तो 600 से 50 ईसा पूर्व तक काली चमकीली परंपरा संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। अतरंज खेड़ा से हमें 1000 ईसा पूर्व के लौह प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुंड एवं गैरिक तथा कृष्ण लोहित मृतभांड के साक्ष्य मिलते हैं। तो अतरंज खेड़ा अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होगा, एटा जिले के अंतर्गत आएगा, याद रखिएगा। अतरंज खेड़ा में दोस्तों शुंगो, कुषाणों और गुप्त शासकों से संबंध अवशेष यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अयोध्या का प्राचीनतम नाम अयज्ञा था, ये याद रखिएगा। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने एक स्तूप का निर्माण अयोध्या में करवाया। जैन ग्रंथों के अनुसार दोस्तों आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जो जन्मभूमि थी वो अयोध्या ही थी। अहिछत्र से मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के प्राप्त होते हैं, जो कि ये इनका काल 200 से 300 ईस्वी के आसपास ज्ञात होता है। अहिछत्र के शासक अच्युत को गुप्त नरेश समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। अहिछत्र से दोस्तों गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। प्राचीन काल से कन्नौज और कानिकुब्ज के नाम से प्रसिद्ध था। जो है कन्नौज को प्राचीन काल में क्या बोलते थे? कानिकुब्ज। जहां से पहली बस्ती के साक्ष्य उत्तरी काले पालिसदार मृदभांड काल से हमें कुषाण युग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के काल जो उनका समय था हर्षवर्धन का यहाँ पर उल्लेखित है, ध्यान रखेंगे। इस काल में कन्नौज नगर को महोदय श्री या महोदय नगर के नाम से जाना जाता था। विष्णु धर्मेत्तर पुराण में दोस्तों कन्नौज को महोदय कहा जाता था, तो कन्नौज को महोदय श्री या महोदय नगर के नाम से संबोधित किया जाता था प्राचीन काल में, आप लोग याद रखेंगे। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों, पालो और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष इतिहास में काफी प्रसिद्ध है, आप लोग याद रखेंगे। इतिहास के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है त्रिकोणात्मक संघर्ष, जो कि उत्तर भारत का एक काफी विकसित नगर हुआ करता था कन्नौज, जिस पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए 3 अलग अलग क्षेत्रों की, भारतीय क्षेत्रों की जो शक्तियां थी वो कन्नौज के लिए संघर्ष कर रही थी। इसलिए इस युद्ध को त्रिकोणात्मक संघर्ष का नाम दिया गया था, जिसमें गुर्जर प्रतिहार और पाल तथा राष्ट्रकूट शासक इन्वॉल्व थे इस युद्ध के अंदर। दोस्तों सर्वाधिक समय तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा था। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने दोस्तों कन्नौज पर आक्रमण किया था। बौद्ध काल में कपिल वस्तु, जो कि सिद्धार्थनगर जिले के पिपराहवा से इसका साम्य मिलता है। कपिल वस्तु शाक्य गण की राजधानी हुआ करती थी। कपिल ऋषि के वास स्थल से इस स्थल का नाम जो है कपिल वस्तु पड़ा था। यह जो है दोस्तों श्रावस्ती वाराणसी मार्ग तथा वैशाली पुरुषपुर मार्ग का केंद्र स्थल हुआ करता था। काम्पिल्य दोस्तों जो कि आधुनिक बदायूं और फर्रुखाबाद का एरिया है, प्राचीन काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था काम्पिल्य। अहरौरा जो कि मिर्जापुर से अशोक का लघु शिलालेख एवं सारनाथ जो कि वाराणसी और कौशाम्बी जो कि प्रयागराज के समीप से एक लघु स्तंभ लेख का साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलता है अशोक कालीन। दोस्तों अशोक की राजकीय जो घोषणाएं थी, राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण की गई थी उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। सांची और सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संघभेद करने पर रोक का आदेश देता है। प्रयागराज स्तंभ पर दोस्तों, प्रयाग स्तंभ पर अशोक की रानी करुवाकी द्वारा प्रदान किए जाने का उल्लेख यहाँ पर, दान प्रदान किए जाने का उल्लेख यहाँ पर मिलता है, जिसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, और जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है उस पर 2 और अलग काल के राजाओं का उल्लेख मिलता है, यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मुगल काल के जहांगीर और गुप्त वंश के समुद्रगुप्त के भी लेख जो है दोस्तों प्रयाग स्तंभ लेख पर ही उत्कीर्ण पाए जाते हैं। सोहगौरा ताम्रलेख जो कि गोरखपुर जिले से प्राप्त होता है। मौर्य काल का यह ताम्रलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से प्राप्त होता है और इस जो है ताम्रलेख से दोस्तों पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल की स्थिति में जनता को अनाज का वितरण किया गया था। ठीक है, आई होप आपको इतिहास पढ़ने में मजा आ रहा होगा। आइए थोड़ा सा ये बॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। बॉक्स जो है जैन तीर्थ स्थलों के संबंध में है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, बॉक्स देख लेते हैं। जैन धर्म के दोस्तों 5 तीर्थंकरों, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजीतनाथ और चतुर्थ तीर्थंकर भगवान अभिनंदन नाथ और 5वें तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ, 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ का जन्म स्थल जो है अयोध्या में है। तो ये 5 तीर्थंकरों का जन्म स्थल है अयोध्या, याद रखिएगा। कौन कौन? ऋषभनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और
भगवान अनंतनाथ, ये इनका जन्मस्थल, इन पांचों का जन्मस्थल अयोध्या ही है, याद रखेंगे। सप्तम तीर्थंकर जो कि भगवान सुपार्श्वनाथ थे, और 23वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्मस्थल काशी यानी कि वाराणसी ही था। ठीक है। कौशाम्बी जनपद का जो है ग्राम दोस्तों पभूषा 6वें तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से संबंध रखता है। श्रावस्ती तृतीय तीर्थंकर जो कि भगवान संभवनाथ एवं विख्यात शोभनाथ मंदिर के संबंध में विख्यात है श्रावस्ती। देवताओं के किले के रूप में विख्यात है। प्राचीन जैन मूर्तियों शिल्प कला के लिए विख्यात है देवगढ़, याद रखिएगा। महोबा जो है दोस्तों गोखर पहाड़ और प्राचीन चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के लिए काफी विख्यात है। काकड़ी जो कि देवरिया में है। 9वें तीर्थंकर भगवान सुविधिनाथ जिनको पुष्पदंत नाम से भी संबोधित किया जाता था, इनका निवास स्थल है, आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर आगे दिया भी था कि प्रयाग के अशोक स्तंभ पर हरिशेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख पर यहाँ पर एक प्रशस्ति उत्कीर्ण मिलती है। जहांगीर के बारे में दिया नहीं, तो जहांगीर का मैंने आपको बता ही दिया। काशी का दोस्तों सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद से मिलता है। महाभारत के अनुसार इस नगर की स्थापना देवोदास ने की थी और काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। एटा जिले के कटिंगरा गांव से दोस्तों ईसा पूर्व 200 से 600 ईस्वी के जो है उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। गढ़वा जो कि प्रयागराज में है, यहाँ से हमें कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख और स्कंदगुप्त के 1 शिलालेख का साक्ष्य प्राप्त होता है। भीतरी स्तंभलेख जो कि गाजीपुर जिले में स्थित है, वहां से पुष्यमित्रों और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। 1194 में दोस्तों चंदावर के युद्ध में, याद रखिएगा चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1194 को। यहाँ से मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल नरेश जयचंद जो कि कन्नौज का शासक हुआ करता था, उसको पराजित किया था। देवगढ़ जो कि ललितपुर जिले में स्थित है, यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्तकाल के विशेष स्थापत्य एवं मूर्ति कला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ के गुप्तकालीन मंदिरों में दशावतार मंदिर जो देवगढ़ का है काफी प्रसिद्ध है। दशावतार मंदिर की विशेषता यह है दोस्तों, इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, जो कि भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये वास्तुकला के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दशावतार मंदिर के बारे में है दोस्तों, यहाँ से अन्य मंदिरों में केवल एक मंडप प्राप्त हुआ और इसके विपरीत इसमें 4 मंडप हैं। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष, यहाँ पर ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन जो कन्नौज का राजा था, वो 5वें वर्ष प्रयागराज के अंदर महामोक्ष परिषद का आयोजन किया करता था। हर्षवर्धन का दोस्तों 628 ईस्वी का ताम्रदान पत्र लेख बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ। यह ब्राह्मी लिपि और तथा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसमें हर्ष की वंशावली और प्रशासनिक संरचना तथा सैनिक अभियानों का उल्लेख प्राप्त होता है। इस अभिलेख में दोस्तों हर्षवर्धन द्वारा अहिछत्र भुक्ति के मरकट सागर गांव को करमुक्त करके 2 ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है। इस अभिलेख से दोस्तों हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण है। इस अभिलेख के अंदर गुप्तकालीन मंदिरों में भीतर गांव का मंदिर जो कि कानपुर नगर में स्थित है, ईंटों से बनाया गया था। यह मंदिर दोस्तों केवल ईंटों से ही निर्मित है। इसकी विशेषता शिखर का होना तथा ऊंचे चबूतरों पर निर्मित होना माना जाता है। इसकी छत किस तरह की है, किस आकार की, पिरामिड आकार की, याद रखिएगा। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। यहाँ से कुषाणों के सिक्के काफी बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। समुद्रगुप्त ने दोस्तों मथुरा के शासक गणपति नाग को पराजित किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मौर्योत्तर युग में मथुरा एशिया से संबंध रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था, जो सिल्क रूट है उससे जुड़ा हुआ था मथुरा, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये फैक्ट। मथुरा शाटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यह श्वेतांबर जैन मत का भी केंद्र था। यहाँ से बौद्ध मत की सर्वास्तिवादी जो विचारधारा थी उसका उद्भव और विकास हुआ मथुरा से। संभवतः दोस्तों मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति भी निर्मित हुई थी, याद रखिएगा, जबकि मथुरा कला पूरी तरह से जैनों को समर्पित थी। 1018 ईस्वी में दोस्तों महमूद गजनवी ने मथुरा के मंदिरों को ध्वस्त किया और वहां पर लूटपाट भी की। 1670 ईस्वी में दोस्तों औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर जो कि वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित था, उसको औरंगजेब ने नष्ट करवा दिया था। राजघाट जो कि वाराणसी के समीप स्थित है, यहाँ से उत्तरे काले जो पालिशदार मृदभांड संस्कृति के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। दोस्तों श्रावस्ती से हमें 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों जो कि उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्यपथ के केंद्र में स्थित होने के कारण श्रावस्ती केंद्र में था, याद रखिएगा। यहाँ से राजनीतिक, व्यापारिक और ये इन सब गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था श्रावस्ती, क्योंकि 3 प्राचीन व्यापारिक मार्गों पर स्थित था, जिसको उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्यपथ के नाम से संबोधित किया जाता था। दोस्तों यहाँ के जो साहूकार थे अनाथ पिंडक
इन्होंने जेतवन महाबौद्ध विहार जो है बौद्धों को अनुदान में दिया था। आजीविक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोशाल की जन्मस्थली दोस्तों श्रावस्ती ही है। श्रावस्ती से कनिष्क के 2 अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। महाजनपद युग में दोस्तों संकेसा जो कि फर्रुखाबाद के समीप एक स्थल है, यहाँ से पांचाल महाजनपद के प्रमुख नगर होने का साक्ष्य प्राप्त होता है। महात्मा बुद्ध ने वैशाली में संघ में स्त्रियों को की प्रवज्जा की अनुमति दी थी, वैशाली से ही याद रखिएगा। एवं प्रजापति गौतमी जो कि बुद्ध की सौतेली माता थी, बौद्ध धर्म में शिक्षा प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संकेसा से दोस्तों स्कंदगुप्त का एक सिक्का हमें प्राप्त होता है। प्राचीन काल में ईशीपत्तन मृगदाव, जिसको ऋषिपत्तन मृगदाव के नाम से संबोधित किया जाता था, यहाँ से प्रसिद्ध सारनाथ में भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था, यानी कि भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में ही दिया था, जो कि सारनाथ क्या ऋषिपत्तन बोलते हैं। ऋषिपत्तन वर्तमान वाराणसी को कहा जाता था। अशोक ने दोस्तों सारनाथ में सिंह शीर्ष स्तंभ बनवाया था। इसी सिंह शीर्ष के स्तंभ के शीर्ष को स्वतंत्र भारत के बाद जो है भारत के राज चिन्ह के रूप में अपनाया गया था, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हेन सॉन्ग के समय जो है उस सारनाथ थेरवाद जो एक शाखा थी बौद्धों की, काफी इसके लिए प्रसिद्ध था। सारनाथ में ही गुप्तकालीन एक स्तूप आपको मिलता है, धमेक स्तूप, काफी फेमस है। फाहियान ने दोस्तों इसका विस्तृत उल्लेख किया। सोहगौरा जो कि आधुनिक गोरखपुर की बात चल रही है, यहाँ से उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ से मौर्यकालीन एवं कुषाणकालीन सिक्के भी हमें मिले हैं। हस्तिनापुर जो कि मेरठ जिले का भाग हुआ करता था, यहाँ से उत्तरी गंगा घाटी की संस्कृतियों के अनुक्रम की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ से मृदभांड संस्कृतियों से लेकर मौर्योत्तर युग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दोस्तों हस्तिनापुर से उत्खनन में हमें मौर्यकालीन प्रस्तर प्रतिमाएं, मथुरा के दंतवंशी शासकों के सिक्के, कुषाणों के सिक्के, यौधेयों की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। हस्तिनापुर की स्थापना हस्तिन नामक शासक ने की थी। महाभारत काल में यह कौरवों की राजधानी हुआ करती थी हस्तिनापुर। हड़प्पा कालीन अवशेष दोस्तों हुलास से मिले हैं, जो कि हुलास सहारनपुर जिले के अंदर है। हुलास खेड़ा से कुषाण काल से गुप्त काल तक के भौतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ से कुषाण कालीन 200 मीटर लंबी सड़क और सुनियोजित जल निकासी की व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा और चांदी के आहत सिक्के तथा कुषाणों के ताम्र सिक्कों के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहीं से गुप्तकालीन दुर्ग के भग्नावशेष, चांदी के सिक्के, चांदी और तांबा के सिक्के, गुप्त लिपि एवं उत्कीर्ण इस पे मोहरें और हाथी दांत की कंघी और मोहरें छाप प्राप्त हुई है। तो दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास में हम इस वीडियो को यहीं पर रोकना चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का इतिहास डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। मैं समझता हूँ कि थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन अब इतिहास है तो इतिहास में इसी तरह के लंबे वीडियोस आपको 1-2 जो है देखने को मिलेंगे। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इतिहास को हमें जो है जितना समेट करके पढ़ा जाए उतना हमारे समझ के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मध्यकाल का इतिहास डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।